डीबी लाइव रेडियो, आपकी आवाज। खबरें आज की। नमस्कार, मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ सड़क पर उतरा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। आम लोगों के साथ तमाम राजनीतिक दलों का भी मिला साथ। पार्लियामेंट सामने की मस्जिद आप देखते हैं ना, वो सरकार कहती है हमारी प्रॉपर्टी है। कल कलेक्टर ऑर्डर करेगा और नोटिस लगा देगा गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। वही तो कर रहे हैं। नई दिल्ली में आज से शुरू हो रहा है रायसीना डायलॉग। जुट रहे हैं 125 देशों के राजनयिक और बुद्धिजीवी। 3 दिन तक चलेगा ये इवेंट। रूस यूक्रेन युद्ध विराम को लेकर डोनाल्ड ट्रंप बात करेंगे पुतिन से। खेल की खबरों के अलावा बात होगी भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की। खास बात यह थी कि कल्पना चावला वो महिला थीं जिन्होंने एक बार नहीं बल्कि 2 बार स्पेस का सफर किया। ऐसा मौका कम ही लोगों को मिलता है। लेकिन पहले हेडलाइंस। हेडलाइंस के साथ मैं सर्वमित्रा सुरजन। तमिलनाडु में जारी भाषा विवाद के बीच आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और टीडीपी के मुखिया चंद्रबाबू नायडू का बड़ा बयान। कहा, लोगों को अपनी मातृभाषा को बनाए रखते हुए काम के लिए कई भाषाएं सीखनी चाहिए। हिंदी भाषा से नफरत नहीं की जानी चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने महंगे होते तेल पर बीजेपी से पूछा सवाल। एक्स पर लिखा, कब होगी पेट्रोल डीजल के दामों में कटौती, कब तक बटोरती रहेगी बीजेपी जनता से फिरौती। बसपा मुखिया मायावती ने एक बार फिर भतीजे आकाश आनंद को दी चेतावनी। बोली, मेरे लिए मायने नहीं रखते रिश्ते नाते। महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने किया प्रदर्शन। मकबरे के आसपास बढ़ाई गई सुरक्षा। सुप्रीम कोर्ट ने नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग की नियुक्ति को लेकर दायर जनहित याचिका पर केंद्र से मांगा जवाब। याचिका में केवल कार्यपालिका और प्रधानमंत्री की तरफ से नियुक्ति करने के मौजूदा चलन को संविधान का उल्लंघन घोषित किए जाने का किया गया था अनुरोध। और लेक्स फ्रेडमैन पॉडकास्ट में चीन पर पूछे गए सवाल पर पीएम मोदी के जवाब से चीन हुआ खुश। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ विंग ने बयान जारी किया। कहा, हम पीएम मोदी के बयान की सराहना करते हैं। डीबी लाइव रेडियो पर आप सुन रहे हैं खबरें आज की। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर राजनीतिक लड़ाई अब संसद से चलकर सड़क तक आ गई है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आज नई दिल्ली के जंतर मंतर पर इस बिल के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में जहां देश भर से मुस्लिम समाज के लोग जुटे थे, वहीं तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी प्रदर्शन में शामिल होकर अपना समर्थन जताया। संसद में इस मुद्दे पर पहले से ही विवाद हो रहा है। एक रिपोर्ट के साथ हैं अंशिता। ये आवाजें हैं देश भर से जुटे मुस्लिम समाज के लोगों की, जो सोमवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर जुटे थे। ये लोग वक्फ संशोधन बिल के विरोध में यहाँ जुटे थे और इस विरोध प्रदर्शन को ऑर्गेनाइज किया था ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने। पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्यों का कहना है कि प्रस्तावित वक्फ संशोधन बिल वक्फ बोर्ड की वित्तीय और प्रशासनिक स्वतंत्रता पर असर डालेगा। इस प्रदर्शन में धार्मिक नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और आम लोगों के अलावा राजनीतिक दलों के नेता भी शामिल थे। AIMIM के नेता और सांसद असदुद्दीन ओवैसी का कहना था, अगर आपकी मस्जिद है, कोई आके बोलेगा मस्जिद नहीं है, कलेक्टर को कंप्लेन दे दिया, कलेक्टर इंक्वायरी ऑर्डर करेगा, इंक्वायरी तक जब इंक्वायरी ऑर्डर करेगा तो वो मस्जिद ही नहीं रहेगी, वक्फ नहीं रहेगा। दिल्ली में 123 प्रॉपर्टीज हैं जिसको दिल्ली वक्फ बोर्ड कहता है हमारी है और गवर्नमेंट बोलती है हमारी है। पार्लियामेंट सामने की मस्जिद आप देखते हैं ना, वो सरकार कहती है हमारी प्रॉपर्टी है। कल कलेक्टर ऑर्डर करेगा और नोटिस लगा देगा गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। वही तो कर रहे हैं। इससे वक्फ को बचाने का कोई ताल्लुक नहीं है। इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, CPI, CPIML के सांसदों ने भी प्रदर्शन में शामिल होकर अपना समर्थन जताया। प्रदर्शन में TMC सांसद महुआ मोइत्रा और सपा सांसद अवधेश प्रसाद भी पहुंचे। जमीयत उलेमा-ए-हिंद के महासचिव महमूद मदनी का कहना था कि ये सिर्फ मुसलमानों का मुद्दा नहीं बल्कि संविधान की रक्षा का मामला है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुसलमानों के घरों, मस्जिदों और मदरसों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं और अब वक्फ की आड़ में संविधान को कुचलने की कोशिश हो रही है। यूपी के कैराना लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन का कहना था, वक्फ की जो जमीन है वो कैसे दी जाती है, सबसे पहले ये समझने की जरूरत है। अगर मैं आपको कुछ दे रही हूँ, उसमें कोई तीसरा इंसान, मैं आपको अपनी चैरिटी, अपने मन के हिसाब से आपको कुछ दे रही हूँ, उसमें कोई दूसरा इंसान आपको आके बताए कि आप उसका किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और सारी की सारी जो पावर्स है वो आप अगर जिला अधिकारी को दे देंगे
करेंगे तो उसमें आई डोंट थिंक इट हेल्प्स एनीबडी। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सदस्य इमरान प्रताप गढ़ी ने बिल के विरोध की वजह बताई। ये सरकार को समझने की जरूरत है, बहुत विरोध है। आप खुद कह रहे हैं, मीडिया के साथ ही कह रहे हैं कि बहुत विरोध है। ऐसे में सरकार जो तानाशाही थोपने की कोशिश कर रही है उसके खिलाफ लोकतांत्रिक तरीके से अगर संस्थाएं विरोध कर रही हैं तो अच्छी बात है, विरोध करना चाहिए। क्योंकि सरकार क्यों तानाशाही थोपना चाहती है? वक्फ की जमीनें लूट करके अपने उद्योगपति दोस्तों को देना चाहते हैं क्या? वहीं दूसरी तरफ वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के लिए बने जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने इस विरोध को साजिश करार दिया और कहा कि ऐसा राजनीतिक कारणों से किया जा रहा है। हमने अपनी रिपोर्ट 428 पेज की दी है, उसके आधार पर सरकार उसको अप्रूव करके सरकार उस पर अमेंडेड जो 44 संशोधन पहले थे, अब उसको जो हमने हमारी रिपोर्ट पे हमने 14 अमेंडमेंट्स किया, उसके आधार पे एक अमेंडेड बिल आएगा। उस बिल को पास होने के बाद इनको कोई बात कहनी चाहिए। इसका मतलब है कि बिल अभी आया भी नहीं, कानून बना भी नहीं। किस सवाल पे आज जंतर मंतर पे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, जमायत उलमा हिंद हो या ओवैसी की पार्टी AIMM हो या विपक्ष की पार्टियों को नेताओं बुलाया जा रहा है? ये केवल सियासी तकरार है। सरकार का कहना है कि ये विधेयक वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और पारदर्शिता लाने के लिए लाया गया है, लेकिन मुस्लिम संगठनों का मानना है कि ये विधेयक वक्फ बोर्डों के अधिकारों को कमजोर करेगा और सरकारी हस्तक्षेप को बढ़ावा देगा। डीवी लाइव रेडियो के लिए मैं अनुषिता। देश में सबसे पहली बार 1954 में वक्फ एक्ट बना और इसी के तहत राज्यों में वक्फ बोर्ड बनाए गए ताकि वक्फ की संपत्तियों का रखरखाव हो सके और उन्हें विवादों से दूर रखा जा सके। 2013 में इसमें संशोधन किया गया था और अब एक बार फिर सरकार इसमें व्यापक संशोधनों के साथ विधेयक लेकर आ रही है। इसे लोकसभा में पेश भी किया गया था, लेकिन गतिरोधों के चलते इसे संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजना पड़ा। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल के नेतृत्व में बनी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने पिछले दिनों अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को सौंपी, लेकिन समिति में शामिल विपक्ष के सांसदों का कहना है कि रिपोर्ट बिना उनकी सहमति और बिना उनकी बात सुने हुए ही तैयार की गई है। एनडीए सरकार इस विधेयक को पारित कराने के लिए सहयोगी दलों पर निर्भर है, लेकिन सहयोगी दल भी पहले इसके पक्ष में नहीं थे। अब जेपीसी बनने के बाद क्या विधेयक के पारित होने की संभावना बढ़ गई है या फिर गतिरोध बना रहेगा? इस बारे में मैंने बात की वरिष्ठ पत्रकार और देशबंधु ग्रुप के एडिटर इन चीफ राजीव रंजन श्रीवास्तव से। नहीं, बिल तो ये पास करा लेंगे समीर जी, क्योंकि एक प्लानिंग के हिसाब से सरकार काम कर रही है। आपने देखा कि जेपीसी को भेजना पड़ा, लेकिन जेपीसी में जो विपक्षी दल हैं उन्होंने इसका विरोध जताया है। असहमतियां हैं, लेकिन उन असहमतियों को भी इन्होंने फ्लोर पे नहीं रखा है। सबसे बड़ी चीज है कि कहीं न कहीं यहाँ पर धांधली हो रही है। ये शब्द का इस्तेमाल यहाँ किया जा सकता है इसलिए क्योंकि जेपीसी को भेजने का मतलब ही था कि ये विरोध होगा और आप आसानी से पास नहीं करवा पाएंगे। जेपीसी में गया ये बिल, उसके बाद अब फिर से फ्लोर पे लाने के लिए तैयारी चल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस बिल का विरोध हो क्यों रहा है? सत्ता पक्ष का साथ देने वाले यानी एनडीए के दूसरे जो साथी हैं वो इनका विरोध कर रहे हैं। देखिए, कहीं ना कहीं दबाव में नीतीश बाबू भी हैं और दबाव में चंद्रबाबू भी हैं। दोनों दबाव में हैं क्योंकि दोनों की राजनीति में अल्पसंख्यक हैं और उन अल्पसंख्यकों को आज आप अगर उनके साथ कुछ दगा होता है, अगर ये बिल पास हो जाता है जिसकी उम्मीद बहुत ज्यादा है, आज तो विरोध प्रदर्शन भी हुआ है जंतर मंतर पे, तो अगर पास हो जाता है तो इसका जवाब चुनावों में दोनों पार्टियों को, खासकर इन दोनों दलों को जो आज बैसाखियां बनी हुई हैं, इन दोनों को देना होगा। ये तो साफ दिखाई देता है। आपने जब इनकी बात की तो लोक जनशक्ति पार्टी को कैसे भूल सकते हैं? उसी ने, चिराग पासवान ने ही सबसे पहले इस पर आपत्ति जताई थी कि हमको तो बताया ही नहीं गया। तो ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इसका उनको चुनाव में नुकसान, राजनीतिक नुकसान होगा। आप किन परिस्थितियों में पास करा रहे हैं ये वो जाने। लेकिन एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, जिस बात की आशंका है जो वक्फ बोर्ड से जुड़े लोग हैं या पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो आज इतना बड़ा आयोजन किया, यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया, राजनीतिक दलों के लोग भी उसमें शामिल हुए, उनको जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कह रहे हैं कि ये केवल वक्फ बिल की बात नहीं है, ये हमारे संवैधानिक अधिकारों को ले रहे हैं। फिर से एक बार संविधान की बात आ गई है। बिल्कुल आएगी। और देखिए, सरकार कह रही है कि ये हम इनके फायदे के लिए कर रहे हैं, जो मुस्लिम समुदाय है उनके फायदे के लिए कर रहे हैं। लेकिन आज वक्फ का मतलब क्या होता है? दान की हुई जमीन या दान। और कल को ये उस पे भी आएंगे, मंदिर पे भी आएंगे, यह आशंका जताई जा रही है। सरकार कह रही है कि हम इनके भले के लिए, इनके फायदे के लिए कर रहे हैं। तो ये तो फायदे के लिए नोटबंदी भी इन्होंने की थी, जनता से पूछा था क्या? इन्होंने फायदे के लिए जीएसटी भी वो लेके आए थे, क्या व्यापारियों से पूछा था? जब किसान आंदोलन के समय जो किसानों का आंदोलन हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि किसानों के 3 कानून आए,
क्या कानूनों के बारे में पूछा गया था किसानों से? नहीं पूछा। तो आप तो हर काम बिना पूछे हुए करते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि हम तो आपके फायदे के लिए कर रहे हैं। आप याद कीजिए कि 370 हटाया आपने, क्या जम्मू कश्मीर के लोगों से आपने पूछा? नहीं पूछा। तो एक लंबी फहरिस्त है समीर जी, जिसमें वहां से लेकर ये वक्फ बिल तक कहीं ना कहीं सरकार फंसी हुई दिखती है, क्योंकि सरकार जो कहती है वो करती नहीं है, जो करती है वो कहती नहीं है, ये साफ दिख रहा है। और ऐसे में अगर आज आप अल्पसंख्यकों के ऊपर और वक्फ बिल लाकर अगर आप इन जमीनों को के अधिग्रहण के लिए आप आगे बढ़ते हैं, तो ये तय मानिए कि कल को मंदिरों के लिए भी होगा, क्योंकि मंदिरों में भी बहुत जमीन, बहुत धन संपत्ति है। आज ही एक रिपोर्ट आप पढ़े होंगे कि 400 करोड़ रुपए राम मंदिर ने जीएसटी में दिया है। नया राम मंदिर जो बना है, लेखा जोखा पेश किया है, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है 400 करोड़ रुपए है। ये तो बढ़िया है भाई, धन है वहां भी। अब वहां भी जमीनें हैं, जमीनें कई जगह है, जमीनें तो वैष्णो देवी में भी है, श्राइन बोर्ड की जमीनें काफी हैं। तो आप हर जगह के अधिग्रहण की बात करेंगे, ये तय मानिए, मैं बार बार कह रहा हूं, तय मानिए कि वक्फ बिल के बाद मंदिर बिल भी लेके आएंगे। ये थे वरिष्ठ पत्रकार राजीव रंजन श्रीवास्तव। डीबी लाइव रेडियो पर आप सुनते हैं देश दुनिया की ताजा तरीन खबरें और खबरों के बीच की खबरें यानी विश्लेषण भी। खबरों और विश्लेषण के अलावा यहाँ होती है साहित्य, कला, संस्कृति और विज्ञान से लेकर आर्थिक और खेल जगत की भी चर्चा। और अब बात करते हैं रायसीना डायलॉग की, जिसमें दुनिया के कई देशों के राजनयिक और बौद्धिक जगत के लोग जुट रहे हैं। 3 दिन का यह कार्यक्रम आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रायसीना डायलॉग के 10वें संस्करण का उद्घाटन किया। जियोपॉलिटिक्स और इकोनॉमी पर केंद्रित ये 3 दिन का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, जिसका आयोजन भारत का विदेश मंत्रालय ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के साथ मिलकर करता है। इस कार्यक्रम में 125 देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। और जानकारी के साथ हैं आंचल। कूटनीति और विदेश नीति की चर्चा के लिए बेहद अहम माने जाने वाले इस डायलॉग के 10वें संस्करण की आज शुरुआत हुई। 3 दिन के इस कार्यक्रम की शुरुआत तब हो रही है जब दुनिया भर में रूस यूक्रेन युद्ध, अमेरिका की बदलती विदेश नीति और मध्य पूर्व में जारी संकट पर चर्चा हो रही है। ये कार्यक्रम 19 मार्च तक चलेगा। इस इवेंट का आयोजन भारत का विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन नामक संस्था के साथ मिलकर साल 2016 से करता आ रहा है। इस बार रायसीना डायलॉग का विषय है कालचक्र, यानी समय का पहिया। इसमें भाग लेने के लिए दुनिया के 20 देशों के विदेश मंत्रियों के अलावा कई देशों के राजनयिक और प्रतिनिधि पहुंचे हैं। इनमें प्रमुख रूप से न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन हैं, जो मुख्य भाषण देंगे। इसके अलावा अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड और यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा भी शामिल हैं। इस इवेंट में पाकिस्तान और बांग्लादेश के किसी भी प्रतिनिधि को आमंत्रित नहीं किया गया है, जबकि चीन से फुदान विश्वविद्यालय से सिर्फ एक स्पीकर को बुलाया गया है। पिछले दिनों कनाडा के साथ भारत के रिश्तों में तल्खी जरूर रही, लेकिन कनाडा के कई प्रतिनिधियों को बुलाया गया है, खासकर कनाडाई सुरक्षा खुफिया सेवा के निदेशक डैनियल रोजर्स को। कार्यक्रम से पहले भारत और न्यूजीलैंड ने रक्षा और सुरक्षा संबंधों को संस्थागत रूप देने के लिए कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन भी मौजूद रहे। क्रिस्टोफर लक्सन का कहना था, क्रिस्टोफर लक्सन कह रहे थे, हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में चुनौतीपूर्ण रणनीतिक दृष्टिकोण पर चर्चा की। मैंने समृद्ध हिंद प्रशांत में योगदान देने के लिए अपने अपने हितों पर साझा चिंताओं को दूर करने की हमारी मजबूत प्रतिबद्धता दोहराई। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड आतंकवाद के खिलाफ एक जैसी राय रखते हैं। मैं प्रधानमंत्री लक्सन और उनके प्रतिनिधिमंडल का भारत में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री लक्सन भारत से लंबे समय से जुड़े हुए हैं। कुछ दिन पहले ऑकलैंड में होली के रंगों में रंगकर उन्होंने जिस तरह उत्सव का माहौल बनाया, वह हम सब ने देखा। उन जैसे युवा, ऊर्जावान और प्रतिभाशाली लीडर का इस वर्ष रायसीना डायलॉग का मुख्य अतिथि होना हमारे लिए खुशी की बात है। रायसीना डायलॉग का मकसद दुनिया भर के नेताओं और विचारकों को एक साथ लाना है। इसे म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन और सिंगापुर के शांग्रीला डायलॉग के समकक्ष माना जाता है, जिसमें जियोपॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स मामलों की चर्चा होती है। इस सम्मेलन का नाम रायसीना हिल्स के नाम पर रखा गया है, जहां कभी रायसीना पहाड़ी हुआ करती थी। वहां अब भारत के राष्ट्रपति का भवन, संसद और प्रमुख मंत्रालयों के दफ्तर हैं। डीबी लाइव रेडियो के लिए मैं आंचल। आप सुन रहे हैं डीबी लाइव रेडियो, आपकी आवाज। डीबी लाइव रेडियो पर आप सुन रहे हैं खबरें आज की।
अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की। यूक्रेन रूस के बीच चल रहे युद्ध को खत्म करने की दिशा में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक और पहल कर रहे हैं। मंगलवार को उनकी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत होगी, जिसमें लंबे युद्ध विराम पर चर्चा हो सकती है। इस बात की जानकारी डोनाल्ड ट्रंप ने खुद दी है। और जानकारी दे रही हैं आराधना। पिछले हफ्ते सऊदी अरब में एक दिन की लंबी बातचीत के बाद यूक्रेन और अमेरिका युद्ध विराम समझौते के करीब पहुंच गए। बैठक के बाद ये घोषणा हुई और इस घोषणा के बाद सभी की निगाहें इस तरफ लग गई कि इस पर अब रूस की क्या प्रतिक्रिया होगी। बैठक में मौजूद अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी कहा कि गेंद अब रूस के पाले में है। बाद में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी आखिरकार इस मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़ी और यूक्रेन में युद्ध को अस्थायी रूप से रोकने पर विचार करने पर अपनी सहमति जताई। हालांकि उस वक्त उन्होंने कुछ सवाल भी उठाए जिन पर वो अमेरिका के साथ चर्चा करना चाहते हैं। अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद पुतिन से बातचीत करने जा रहे हैं। ट्रंप का कहना है कि रूस यूक्रेन युद्ध में संघर्ष विराम को लेकर मंगलवार को वो रूस के राष्ट्रपति से बात करेंगे। इससे पहले इस मुद्दे पर मॉस्को में अमेरिकी और रूसी अधिकारियों की बातचीत भी हो चुकी है, जिसे ट्रंप ने काफी सकारात्मक बताया है। डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हम देखना चाहते हैं कि क्या हम इस युद्ध का अंत कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि शायद हम ये कर सकते हैं। हमारे पास एक अच्छा मौका है। दरअसल ट्रंप चाहते हैं कि पुतिन उनकी 30 दिन की संघर्ष विराम योजना का समर्थन करे। यूक्रेन पिछले हफ्ते ही ट्रंप के प्रस्ताव को मान चुका है, लेकिन इस वक्त जमीन पर रूस और यूक्रेन के बीच तीखा संघर्ष छिड़ा हुआ है। यूक्रेन की सेना ने पश्चिमी रूस के कुर्स्क इलाके को अपने नियंत्रण में ले लिया है। पुतिन कुर्स्क को पूरी तरह खाली कराना चाहते हैं। पुतिन ट्रंप के संघर्ष विराम प्रस्ताव की सराहना भले ही कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने इसके लिए अपनी जो शर्तें रखी हैं, उनमें कुर्स्क में यूक्रेनी सेना का आत्मसमर्पण भी शामिल है। वहीं ट्रंप की संघर्ष विराम योजना को यूरोपीय देश यूक्रेन के लिए एक नुकसान की तरह देख रहे हैं। यूरोप में यूक्रेन के साझेदार और ब्रिटेन बार बार कह रहे हैं कि संघर्ष विराम और शांति समझौते की सारी बातचीत यूक्रेन को वार्ता में शामिल करके ही होनी चाहिए। ब्रिटेन और फ्रांस यूक्रेन में संघर्ष विराम की निगरानी के लिए शांति सेना भेजने की इच्छा जता चुके हैं, लेकिन रूस ने साफ किया है कि जब तक युद्ध खत्म नहीं होगा तब तक शांति सेना की कोई जरूरत नहीं है। डीबी लाइव रेडियो के लिए मैं आराधना। आप सुन रहे हैं डीबी लाइव रेडियो, आपकी आवाज। और अब वक्त हो चला है खेल की खबरों का। खेल जगत की खबरों के साथ है आंचल। पाकिस्तान में हाल ही में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन हुआ, लेकिन ये टूर्नामेंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी को बहुत भारी पड़ गया है। पीसीबी को 739 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है और अब इसकी भरपाई खिलाड़ियों की मैच फीस से की जा रही है। दरअसल 2021 में आईसीसी के इस इवेंट की मेजबानी पाकिस्तान को सौंपी थी। साथ ही चेतावनी भी दी थी कि टूर्नामेंट के लिए अच्छी व्यवस्थाएं की जाएं, जिसमें क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण मुख्य रूप से शामिल था। पीसीबी ने चैंपियंस ट्रॉफी के अधिकार हासिल करने के लिए आईसीसी को इसका आश्वासन भी दिया, जिसके बाद स्टेडियम के निर्माण पर 100 मिलियन यानी 869 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। लेकिन टूर्नामेंट शुरू होने से कुछ महीने पहले पीसीबी उस समय मुश्किल में घिर गई, जब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने भारत सरकार की सलाह के बाद अपनी टीम को पाकिस्तान भेजने से इनकार कर दिया, जिस कारण टूर्नामेंट हाइब्रिड मॉडल पर खेला गया। चैंपियंस ट्रॉफी के सबसे बड़े मुकाबलों में से अधिकांश मुकाबले दुबई में खेले गए, जिसमें भारत और पाकिस्तान के मुकाबले के साथ एक सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबला भी शामिल था। टूर्नामेंट में जो 15 मैच खेले गए उसमें से 5 दुबई में हुए, जबकि पाकिस्तान में खेले गए 10 मैचों में से 3 बारिश की भेंट चढ़ गए। सबसे बड़ी बात यह है कि टूर्नामेंट शुरू होने के 6 दिन बाद ही पाकिस्तान की टीम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गई, जिसके चलते पाकिस्तान में जो मुकाबले हुए उसमें दर्शक भी मैदान में नहीं आए। स्टेडियम खाली रहने के चलते पीसीबी को टिकट बिक्री से होने वाली कमाई पर असर पड़ा। मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि पीसीबी ने कराची, लाहौर और रावलपिंडी में 3 स्टेडियमों पर ही 560 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। ये रकम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए उसकी तरफ से खर्च की गई राशि का 50% से भी अधिक थी। वहीं तैयारियों के लिए 347 करोड़ रुपए और खर्च किए। इसके बदले में उन्हें होस्टिंग फीस और टिकट बिक्री से सिर्फ 52 करोड़ रुपए की कमाई हुई, यानी पीसीबी को कुल मिलाकर 739 करोड़ रुपए का भारी नुकसान हुआ है। पीसीबी के इस नुकसान का खामियाजा खिलाड़ियों को उठाना पड़ा है। नेशनल T20 चैंपियनशिप की मैच फीस में 90% तक की कटौती की गई है। इसके अलावा खिलाड़ियों की सुविधाओं में भी कमी की गई है। पहले इस टूर्नामेंट के दौरान क्रिकेटरों को 5 स्टार होटल में रुकवाया जाता था, इस बार उन्हें बजट होटलों में ठहराया जा रहा है। खिलाड़ियों की सैलरी से भले ही कटौती की गई हो, लेकिन क्रिकेट प्रशासक अभी भी करोड़ों की सैलरी ले रहे हैं। पाकिस्तानी नेशनल डेली डॉन की रिपोर्ट के अनुसार
पीसीबी ने बिना किसी आधिकारिक ऐलान के घरेलू मैच फीस 40,000 से घटाकर 10,000 रूपए कर दी। हालांकि पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने इसमें दखल देकर फैसला अस्वीकार कर दिया। उन्होंने बोर्ड के घरेलू क्रिकेट विभाग को मामले को फिर से देखने को कहा है। हालांकि पीसीबी ने अभी अपनी तरफ से नई मैच फीस की जानकारी नहीं दी है, लेकिन कहा जा रहा है कि ये 30,000 रूपए प्रति मैच तक हो सकती है। ऐसे में ये पिछले साल के मुकाबले 10,000 रूपए कम होगी, जबकि खिलाड़ी लगातार घरेलू क्रिकेट की मैच फीस बढ़ाने की डिमांड कर रहे थे। डीबी लाइव रेडियो के लिए मैं आंचल। और अब आज की खास रिपोर्ट। अंतरिक्ष की दुनिया में भारत का नाम रोशन करने वाली एक खास शख्सियत हैं सुनीता विलियम्स, नासा की जानी मानी अंतरिक्ष यात्री, जिन्होंने न सिर्फ अंतरिक्ष में रिकॉर्ड बनाए बल्कि दुनिया भर के युवाओं के लिए प्रेरणा बन गईं। उनका सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। ऐसे में हम अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कल्पना चावला को कैसे भूल सकते हैं, जिनका आज जन्मदिन है। कल्पना चावला को याद कर रहे हैं हमारे साथी अतुल सिन्हा। इन दिनों सुनीता विलियम्स की खूब चर्चा है। 6 दिनों के लिए अंतरिक्ष में गईं भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स पिछले 9 महीनों से वहां फंसी हैं। उन्हें वापस लाने की तमाम कोशिशें अभी तक नाकाम रही हैं, लेकिन अब उम्मीद की एक किरण जागी है और यह माना जा रहा है कि शायद 19 मार्च को सुनीता धरती पर वापस आ जाएं। उन्हें लेने के लिए एलन मस्क का स्पेस शटल भी अब वहां पहुंच चुका है। सुनीता विलियम्स के बारे में बात करते करते आज हम याद करते हैं कल्पना चावला को। कल्पना चावला का नाम स्पेस साइंस की दुनिया में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो चुका है। 17 मार्च 1962 को यानी आज ही के दिन कल्पना हरियाणा के करनाल में पैदा हुई थी। कल्पना भारतीय मूल की पहली महिला थी जिन्होंने स्पेस में जाकर इतिहास रच दिया था। बचपन से ही उन्हें हवा में उड़ने का शौक था। अपने सपने को पूरा करने के लिए कल्पना ने जी जान लगा दी। एक साधारण परिवार में जन्मी कल्पना के माता पिता चाहते थे कि वह टीचर बने, लेकिन स्पेस साइंस में उनकी गहरी दिलचस्पी और पढ़ाई में अव्वल रहने का उनका रिकॉर्ड उन्हें ग्रेजुएशन करने के बाद अमेरिका ले गया। 1984 में उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। इसके बाद 1988 में उन्होंने अमेरिका से ही पीएचडी भी किया। इसी साल उन्हें दुनिया की सबसे अहम स्पेस एजेंसी नासा में नौकरी मिली। उनकी मेहनत की बदौलत ही 1994 में उन्हें स्पेस मिशन के लिए चुना गया। खास बात यह थी कि कल्पना चावला वो महिला थीं जिन्होंने एक बार नहीं बल्कि 2 बार स्पेस का सफर किया। ऐसा मौका कम ही लोगों को मिलता है। 1997 में उन्हें पहली बार अंतरिक्ष की उड़ान के लिए चुना गया। उनकी पहली उड़ान 19 नवंबर से 5 दिसंबर तक चली। इसके बाद 2003 में वो फिर स्पेस में गईं। इस दौरान कोलंबिया शटल से स्पेस के लिए उन्होंने दूसरी बार उड़ान भरी। 16 दिनों तक चलने वाला ये अभियान 1 फरवरी को खत्म होना था, लेकिन इस दौरान एक हादसा हो गया। दरअसल जिस यान से कल्पना स्पेस में गई थी वह धरती पर लौटते वक्त दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में कल्पना चावला समेत कुल 6 वैज्ञानिकों की बेहद दुखद मौत हो गई। कल्पना चावला के योगदान के लिए उन्हें कई अवार्ड और सम्मान भी मिल चुके हैं। बेशक कल्पना चावला आज भारत समेत दुनिया भर के स्पेस मिशन की एक अद्भुत मिसाल हैं। तब से अब तक स्पेस साइंस कहीं ज्यादा आगे बढ़ चुका है, इतना कि हमारे अंतरिक्ष में अब एक अलग दुनिया बस गई है। और सुनीता विलियम्स ने भले ही मजबूरी में ही सही, लेकिन अंतरिक्ष में 9 महीने तक का लंबा वक्त बिताकर यह साबित कर दिया है कि अब वहां मानव बस्ती बसाई जा सकती है। बहरहाल इंतजार कीजिए सुनीता विलियम्स के लौटने का और याद कीजिए अपनी स्पेस क्वीन कल्पना चावला को भी। डीबी लाइव रेडियो के लिए मैं अतुल सिन्हा। कल्पना चावला को याद कर रहे थे अतुल सिन्हा। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। बने रहिए डीबी लाइव रेडियो के साथ। हर रोज सुनिए दिन भर की खबरों और विश्लेषण का हमारा ये प्रोग्राम खबरें आज की। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।